नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS कोर्सेज में दाखिले के लिए किया जाता है। नीट प्रवेश परीक्षा CBSE बोर्ड द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार ने फैसला किया है कि इन दाखिलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले एंट्रेंस टेस्ट में अब 25 साल से ज़्यादा उम्र के युवा नहीं बैठ पाएंगे। इसके अलावा इम्तिहान के पर्चों को लेकर कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल को शिकायत है कि इस साल स्थानीय भाषाओं में अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में शामिल छात्रों को अंग्रेज़ी और हिंदी के मुकाबले पर्चों में मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। साथ ही छात्रों ने ये भी शिकायत की है कि इस साल नीट पर्चे अलग अलग थे। खासकर बंगाली में जो नीट का पर्चा था वो इंग्लिश और हिंदी वाले पर्चों के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल था। नीट परीक्षा का विरोध करने वाले राज्यों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी शामिल हैं। इसी वजह से मद्रास हाईकोर्ट ने नीट इम्तिहान में एक जैसे पर्चे नहीं दिए जाने और अंग्रेज़ी तथा तमिल भाषाओं के पर्चे अलग अलग होने संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 24 मई 2017 को 8 जून 2017 को घोषित होने वाले नीट 2017 नतीजों की घोषणा पर रोक लगा दी थी। याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि नीट परीक्षा 2017 को रद्द कर एक समान पर्चे के साथ नए सिरे से इम्तहान हो, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून को मद्रास हाईकोर्ट की इस रोक को हटाने का आदेश दे दिया, जिससे देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए करीब 12 लाख के भविष्य का फैसला करने वाले इम्तहान के नतीजों की घोषणा का रास्ता साफ हो सका। अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन शिकायतों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल देश भर में नीट के पर्चे एक जैसे होंगे और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के लिए अलग अलग पर्चे नहीं होंगे। स्थानीय भाषा का पर्चा अंग्रेज़ी भाषा के पर्चे का केवल अनुवाद भर होगा। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं BJP सांसद राजेंद्र अग्रवाल, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, एम्स में प्रोफेसर डॉक्टर पुनीत मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार S श्रीनिवासन और TK राजलक्ष्मी। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत श्रीनिवासन साहब आपसे करना चाहूँगा। आपने 1-2 दिन पहले इस बारे में एक लेख भी लिखा है कि ये जो नीट के इम्तहान में जो पर्चे हैं इसको लेकर के कई राज्यों में असंतोष है, ख़ास करके दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, पुडुचेरी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ ये विसंगति है, कहाँ इसमें एबनॉर्मेलिटी है? विसंगति के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो स्टेट बोर्ड से जो बच्चे आते हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी जो समस्या वो है कि नीट एग्ज़ाम CBSE करिकुलम के बेसिस पे होता है, तो उससे उनको लगता है कि क्या वो आराम से कॉम्पीट कर पाएंगे। तमिलनाडु का केस थोड़ा स्पेशल केस था क्योंकि वहाँ पर बहुत दिनों तक वहाँ के लोगों को ये लग रहा था कि शायद इस बार नीट पे उनको एक एग्जम्पशन मिल जाए जैसे 2 साल पहले मिला था। एक तो ये कारण है। बोर्ड का जो स्टैंडर्ड्स में जो फ़र्क है उसका एक कारण तो वो है। दूसरा कारण ये है कि जो अलग अलग जो भाषाओं में जो पेपर और उनके इस बार पहली बार 8 भाषाओं में पेपर पर्चे मिले थे। उनका ये कहना था कि जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग थे। कुछ भाषाओं में ज़्यादा टफ क्वेश्चन पेपर बनाए गए, कुछ में कम। उनका ऐसा लग रहा था कि हिंदी का पेपर, जैसे आपने भी बताया, वो एक दूसरा रीज़न था। इसलिए थोड़े दिन नीट का रिज़ल्ट रुका भी रहा। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो पद्धति है पढ़ाने की। रोड पे ज़्यादा एम्फेसिस है कुछ स्टेट्स में कि आप रट्टू तोता बनिए, रटिए, पढ़ लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाते हैं। मगर जहाँ पर नीट जैसे एग्ज़ाम आते हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ज़रूरी है जी, वहाँ पर आके स्टेट बोर्ड से आए हुए स्टूडेंट्स हैं वो फंस जाते हैं। ये 2-3 कारण है जिस कारण वहाँ के लोगों ने बच्चों में काफ़ी नीट को लेकर। आप रहे श्रीनिवासन साहब, मैं आता हूँ आपके पास में। राकेश कुमार गुप्ता साहब, आप दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आपको इसमें क्या एबनॉर्मेलिटी लगती है कि ये पिछले साल भी मामला आया था, तब ये कहा गया था कि साहब 1 साल के लिए इसके बारे में एक ऑर्डिनेंस भी लाया गया था, और अब फिर से इसके तरीक़े पे सवाल उठ रहे हैं कि साहब एक जैसे पर्चे नहीं हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेस में हैं वो अलग अलग हैं, उससे परेशानी हो रही है, और दक्षिणी राज्यों में तो इसको लेकर के आंदोलन भी शुरू हो गया। सर ऐसा है कि मोटे तौर पे अगर हम माने तो नीट एग्ज़ाम
और उसके एडमिशन की अगर हम पद्धति देखें तो कोई फैलेसी नहीं है, कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है। नीट एग्ज़ाम एक कॉमन एग्ज़ाम है जिसमें हम एक रैंक देते हैं हर एक बच्चे को, और उसमें 15% सीटें ओपन हैं जिसमें सारी स्टेट्स के बच्चे compete करते हैं। अब अगर हम किसी भी एक राज्य की बात करें, तमिलनाडु की ही बात ले लेते हैं, वहाँ पर जो बच्चे अपीयर हुए उनके 85% बच्चे उन्हीं के रैंक से दाखिल होंगे। अब वो रैंक तो अगर मुश्किल सवाल है तो स्टेट के बच्चों का रैंक उसी हिसाब से आएगा जी, अगर वो आसान है तो स्टेट के बच्चों का रैंक उसी हिसाब से आएगा। 85% जो एडमिशन हो रहे हैं जी, उसमें सेंटर का कोई दखलंदाजी नहीं है। स्टेट की पॉलिसीज लगती हैं, स्टेट की रिजर्वेशन पॉलिसी लगती है और स्टेट के ही बच्चे आते हैं। तो जो मेजर पोर्शन एडमिशंस का है उसमें कोई फैलेसी नहीं है। नहीं, लेकिन ये तो हो रहा है ना, तमिलनाडु की सरकार कह रही है, पुडुचेरी के लोग कह रहे हैं, बंगाल की सरकार कह रही है, वहां से शिकायतें आ रही हैं कि पर्चे सख्त थे, मुश्किल थे। अगर मुश्किल था तो पूरी स्टेट के सारे बच्चों के लिए था जी। अगर पहले बच्चे के 100 में से 50 आए तो 85वें बच्चे के 100 में से 48 आ जाएंगे जी, तो रैंक तो उन्हीं के बच्चों का काउंट होगा ना साहब। ये तो अपोज करने के लिए अपोज करना है। अच्छा, चलिए मैं आता हूँ आपके पास में। पुनीत मिश्रा साहब, आपको क्या लगता है कि सब सिस्टम ठीक ठाक है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए, या जिसको खुद मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर साहब ने कहा है कि हाँ साहब इसमें कुछ कमियां हैं और अगले साल हम इसको दुरुस्त करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो ये नीट का एग्ज़ाम है ये बहुत ही अच्छा कदम है। एक जो मेडिकल कॉलेजेस में बहुत सारे एग्ज़ाम होते थे उसको ख़त्म करके पूरे देश में एक एग्ज़ाम बनाया गया है, और उससे जो 15% सीट हैं उसमें एडमिशन हो सकता है, और बाकी 85% जैसे कि मुझसे पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि स्टेट वाले लोग अपना एडमिशन कर सकते हैं। जहाँ तक किसी भी नई पद्धति को या किसी आप नई चीज़ को लाते हैं तो कई बार छोटी मोटी कोई कमियां अगर रह जाती है तो उनको हम एक और अच्छा बना सकते हैं, और जो कि किसी भी कार्यक्रम में एक हमेशा ये प्रयास रहता है कि आप उसको पहले से ज़्यादा बेहतर बनाएं। जहाँ तक एग्ज़ाम की अगर आप बात करेंगे, मैंने देखा कि कुछ राज्यों से अपोजिशन है, कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन अगर आप देखिए जो हमारे बहुत जिनको आप कहते हैं विकसित देश हैं वहाँ भी क्या है, मैं आपको एक छोटा सा इसका उदाहरण देना चाहूँगा। अमेरिका जैसे देश में जहाँ पे 50 राज्य हैं, कुछ उनके टेरिटरीज़ हैं, लेकिन पूरे देश में एक उनका एमकैट नामक एग्ज़ाम होता है जहाँ पे जिसके द्वारा सारे के सारे बच्चे मेडिकल कॉलेजेस में जाते हैं। उनकी सोसाइटी बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, आपके पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन अगर आपने एमकैट में आपकी जगह नहीं बना पाए आप, तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अपने बच्चे कैरिबियंस में कराने पड़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है हमारे भारत सरकार ने जो ये एक एग्ज़ाम लाया है बहुत ही अच्छा कदम है, और इसके लिए मैं इसके लिए समर्थन देता हूँ। ठीक। राजेंद्र अग्रवाल साहब, ये मामला संसद में भी उठा है। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों ने, AIADMK के सदस्यों ने इस मामले को लेकर के कहा कि साहब ये इसमें एबनॉर्मलिटी है। इसको खुद जावड़ेकर साहब ने भी एक्सेप्ट किया और कहा कि अगले साल हम करेंगे, और ट्रांसलेशन होगा रीजनल ज़बानों में भी, वो अंग्रेज़ी के उसके अलावा कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। ये सारा विवाद हुआ है कि जो फ़र्क था और उसकी वजह से बच्चों को परेशानी आई। क्या सोचते हैं आप? नहीं, देखिए, फ़र्क था, फ़र्क को प्रदेश की सरकारों ने उसको सामने रखा, भाषा के आधार पर रखा या जो कुछ भी था, और संबंधित मंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया और आगे से उसको ठीक करने की बात कह दी। तो देखा जाए तो विषय यहाँ पर समाप्त हो गया है। मैं ये मानता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन ने पहली बार इतने स्तर पर किया गया था, इसलिए शायद इस प्रकार की चूक रह गई। अब जावड़ेकर जी ने इस बात को स्वीकार किया तो उसको मुझे अन्यथा कोई टिप्पणी करने का कोई मतलब ही नहीं है मेरा। ये मैं जरूर बात मानता हूँ कि जिस प्रकार के प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर अन्य कोर्सेज में एक राष्ट्रीय स्तर की एग्जामिनेशन की व्यवस्था है पहले से, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल कॉलेजों के दृष्टि से ये व्यवस्था नहीं थी, और इसके कारण से बहुत समस्याएं भी बहुत थी। आपको ध्यान होगा, मतलब इसमें कोई पिछले एक दशक के अंदर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बहुत बड़ी मात्रा में खुले, और उनके ऊपर कोई एग्जामिनेशन का कोई डिसिप्लिन भी नहीं था। वो किस किस प्रकार के कॉलेज, तो अलग विषय है, अलग उस पर बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ठीक सा बने, इसलिए नीट की एक कंबाइंड टेस्ट की बात थी, 2 साल पहले उठी, वो कोर्ट के अंदर लोग गए, कोर्ट के अंदर भी लोग जो गए इसलिए गए कि अपने स्तर पर एग्जामिनेशन करने में उनको कैपिटल वगैरह के माध्यम से बहुत बड़ी
रकम हासिल करने का एक अधिकार मिल जाता था। और नीट को करने के पीछे का बहुत बड़ा कारण ये भी था कि जहाँ पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी आए, वहाँ पर इस प्रकार के प्राइवेट कॉलेज का जो ये दुष्चक्र है उससे भी बच्चा जो है थोड़ा सा आज़ाद हो। तो उन्होंने विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें निर्णय दिया, उसके ऊपर भी बहुत टिप्पणियाँ हुई, मैं उस पर कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन कुल मिलाकर के मैं समझता हूँ कि नीट का जो एग्जामिनेशन लिया गया, ये टेस्ट लिया गया, इसके पीछे मंशा बिल्कुल साफ है कि बच्चों को ठीक प्रकार से अपनी मेरिट के आधार पर एक ऑल इंडिया टेस्ट के माध्यम से अपनी क्षमता को देखने का, परखने का मौका मिले और उसके अनुसार उनका जो एडमिशन है वो कॉलेजों के अंदर हो जाए। ठीक है राजलक्ष्मी, आप लंबे समय से कवर कर रही हैं एजुकेशन को, और ये जो चीज़ हो रही है पिछले 2-3 साल से, इसको लेकर के विवाद हो रहा है, मामला अदालतों में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस साल ज़रूर ये राहत दे दी है कि फैसला कर दिया कि रोक जो लगाई थी मद्रास हाई कोर्ट ने उसे ख़त्म कर दिया। मगर ये कब तक चलेगा, क्योंकि लाखों बच्चे इसमें बैठते हैं और उनके भविष्य से एक तरह का खिलवाड़ होने जैसी बातें सामने आ रही हैं। तो ये बात तो जो है सरकार को भी सोचनी चाहिए थी और मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना चाहिए था कि ये जो यूनिफॉर्मिटी के नाम पे जो आप क्वालिटी की बात करते हैं उसमें जो है एक्सेस उसके साथ साथ नहीं आता, यूनिफॉर्मिटी के साथ साथ एक्सेस इंश्योर जो है नहीं होता है। तो क्योंकि हमारे देश में इतना ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी है, हाँ, और इतनी ज़्यादा जो विविधता जिसको हम कहते हैं वो है, और ख़ासकर एजुकेशन के इशू में जहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं। CBSE सिर्फ जो है हिंदी भाषी स्टेट्स हैं जो है वहाँ पे बोर्ड इस्तेमाल स्कूल में होता है, और सिलेबस CBSE और ICSE बोर्ड्स पर जो है निर्धारित होता है। पर जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उनके अपने स्टेट बोर्ड्स हैं। अब ये कोई ऐसी भी कोई स्टडी तो कहीं से उत्पन्न हुई नहीं है कि स्टेट बोर्ड्स से जो पढ़ लिख के आते हैं वो इन्फीरियर डॉक्टर्स बनते हैं या एजुकेशन जो है इन्फीरियर है। ऐसा कोई अगर प्रमाणित स्टडी होता, कोई शोध होता, तो हम उसके बेसिस पे हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली हम कह सकते थे कि आप CBSE के ही बेसिस पे आप नीट आधारित करें। अब चलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट पे गई है, इसको एक दूसरा विवाद नहीं खड़ा करना चाहते हैं, पर इसमें कुछ जो है वक्त मेरे हिसाब से चाहिए था, क्योंकि वर्नाकुलर इशू जो आज जो ये बंगाल सरकार उठा रही है, और तमिलनाडु में भी तमिलनाडु असेंबली ने दो इनफैक्ट रेजोल्यूशन पास किए थे, और अभी वो जो है प्रेसिडेंशियल असेंट अवेट हो रहा है। अब आफ्टर ऑल एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसमें भी कुछ तो स्टेट गवर्नमेंट्स भी तो कुछ उनको भी कुछ ऑटोनॉमी जो है देने की ज़रूरत है। पर ये अगर ऑटोनॉमी के अलावा मेरे हिसाब से ये बिल्कुल प्रैक्टिकल इश्यूज़ है। आज अगर स्टूडेंट्स, क्योंकि इंग्लिश हिंदी कितने लोग बोलते हैं इस देश में, ऐसी बात नहीं है। आप अगर HRD मिनिस्टर कहते हैं कि अगले साल से इसको हम जो वर्नाकुलर में करेंगे, पर आपने इस साल तो फिर इतनी जो है जल्दीबाजी क्यों की? तो इसमें जो है सभी पक्षों को इसमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था, और क्या इसमें थोड़ा सा और वक्त क्या हम दे सकते थे, या कोई ऐसा कोई शोध भी नहीं लगता कि नीट के ही बेसिस पर जो है बहुत ही अच्छे एफिशिएंट डॉक्टर्स निकलेंगे, या आप कैपिटेशन फ़ी पर रोक लगा सकते हैं। ये बिल्कुल अनकनेक्टेड है बातें। श्रीनिवासन साहब, आपकी राय में इस मसले का हल क्या है? किस तरह की नीति बननी चाहिए ताकि इस तरह की चीज़ें भविष्य में खड़ी ना हो? एक इम्पॉर्टेंट बात अभी आई, उन्होंने बताया राजलक्ष्मी ने, कि डिस्पैरिटी बहुत है इंडिया में। देखिए, ज़्यादातर आपको डॉक्टर्स जो हैं वो गांव में भी चाहिए। आपको गांव में कौन डॉक्टर जाते हैं? 80% डॉक्टर शहरों में ही रहकर काम करना चाहते हैं। यदि आप इंक्लूसिव नहीं बनाएंगे, यदि आप इसको ऐसा लार्ज नेट से लोगों को लेने की कोशिश नहीं करेंगे, तो ज़्यादा डॉक्टर्स रूरल एरिया से नहीं ला पाएंगे। तमिलनाडु या बाकी जो स्टेट्स हैं, उनका एक ऑपोजिशन का एक मेन कारण ये भी है कि आपने एक करिकुलम तो कह दिया कॉमन है पूरे देश में, मगर जो लेसन प्लान है, जो पढ़ाई जिस तरीके से होती है, या जो टेक्स्ट बुक्स में जो चीज़ें होती हैं, वो स्टेट में और सेंटर में अलग अलग है, और आपने प्रिपरेशन का समय नहीं दिया। CBSE का कोर्स के बेसिस पे ही क्वेश्चन पेपर बनाया, तो वहाँ के बच्चों को उससे काफ़ी दिक्कत हुई। दूसरी बात ये कि इस बार 8 भाषाओं में, रीजनल भाषाओं में भी नीट एग्ज़ाम हुए हैं। ये अच्छा कदम है, मगर उसमें एक दिक्कत ये हुई है कि सिर्फ 3 लाख बच्चों में से सिर्फ 15
1000 बच्चों ने ही उसमें पार्टिसिपेट किया, बहुत 1.33% लोगों ने ही उसमें पार्टिसिपेट किया। वो इसलिए कि कई लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। दूसरा यह है कि ज़्यादा स्टेट के अंदर से, यदि इवन 85% माने स्टेट के लिए ही कंपटीशन होना है, तो वो नेट वाइड हो सकता था और ज़्यादा स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे, वो हो नहीं पाया है। एक बड़ा कारण इसका ये भी रहा है कि जो एक तरह का एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो तमिलनाडु में रहा है, स्पेसिफिकली तमिलनाडु की बात करें तो उस कारण से ये भी हुआ कि स्टेट ये कहती रही कि आखिर तक हम आपको एक एग्जम्पशन दिलाएंगे, बच्चे ये सोचते रहे उनको मिलेगा, नहीं मिला। तो ये सब कारण है। मुझे लगता है यदि आपका सवाल पे मैं दोबारा आऊँ कि क्या किया जाना चाहिए, एक तो ये किया जाना चाहिए कि स्टेट्स को अपना करिकुलम के हिसाब से लेसन प्लान को इम्प्रूव करके उनको एक स्टैंडर्ड पे लाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टेट के स्टैंडर्ड कम है, मैं कह रहा हूँ कि इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लाना चाहिए, जहाँ पर बच्चे सिर्फ रट के पास ना हो, वो कॉन्सेप्ट को समझें, इश्यूज़ को समझें, उसके लिए उनको तैयारी करने की ज़रूरत है। दूसरा प्रॉब्लम ये हो गया है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, यदि यही देखें, टॉप 4 लोगों को यदि आप लें, एक टॉप 100 को यदि आप लें, तमिलनाडु का 261st कैंडिडेट जो है वो टॉप में आया है जी। पंजाब से टॉपर नंबर 1 आया है, मध्य प्रदेश से 2 आए हैं। ज़्यादातर बच्चे यदि आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं या तो अर्बन सेंटर्स में रहे हैं या वो कोचिंग क्लास पे गए हैं, जो एक्सेस स्टेट में और स्पेशली रूरल एरियाज में बच्चों को नहीं है। ठीक है, इसलिए स्टेट्स को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बच्चों को पढ़ाई के अलावा एक प्रॉपर कोचिंग भी मिले। इसके लिए टीचर्स को भी एक तरह से उनको रीओरिएंट कराना पड़ेगा। स्कूल्स को ये बात समझानी पड़ेगी, जैसा कि पहले किसी ने कहा था, थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी रादर देन जस्ट इंट्रोड्यूसिंग इट लाइक दिस। ठीक। डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता साहब, अभी आपने सुना श्रीनिवासन साहब बता रहे थे और मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं, ये बताते हैं कि तमिलनाडु में टॉप 200 में कोई बच्चा जगह नहीं बना पाया। मतलब उसका पहला जो नंबर आया है तमिलनाडु में 261वां है। केरल के 3 छात्र टॉप 25 में हैं। कर्नाटक में बेंगलोर के एक छात्र ने 4था स्थान हासिल किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का कोई छात्र टॉप 10 में नहीं रहा, मगर वहाँ के भी 22 छात्र टॉप 100 में आ सके हैं। तो ये जो एक डिस्पैरिटी है और एक रीजनल डिस्पैरिटी शो करती है, इसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं है कि इसमें कोई ख़राबी है तरीक़े में? देखिए साहब, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि पहला साल है और कुछ त्रुटियाँ। हमने ये जो डिस्पैरिटी आज देख रहे हैं, जो लास्ट ईयर की अगर हम पॉलिसी देखें जिसमें ऑल इंडिया पीएमटी एग्जामिनेशन होता था 15% सीटों के लिए, हम अब सिर्फ 15% सीटों की बात कर रहे हैं, तो सेम पैटर्न पिछले साल भी था। जो ऑल इंडिया सीट्स हैं 15%, उसका एग्जामिनेशन तो नीट के बेसिस पे ही हो रहा है, वो पिछले साल भी हुआ और उसमें सेम ही पैटर्न था। अब हम आते हैं स्टेट सीट्स पे। अगर स्टेट सीट की जो सीट जाती है वो स्टेट के नंबर 1 को जाती है और हम वो 85% सीटें सिर्फ स्टेट से भरते हैं। आप इस बात पे गौर करें कि एग्जामिनेशन बेशक नीट है, पॉलिसी एडमिशन की कहीं पे एजुकेशन की स्टेट से डिफर नहीं कर रही है। हम उस एग्जामिनेशन को कॉमन एंट्रेंस एग्जाम बना रहे हैं जहां मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जामिनेशन हुआ करती थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोर्सेज हुआ करते थे। एक बच्चा जो रूरल एरिया का है वो दिल्ली के AIPMT में अप्लाई नहीं करता था, एलिजिबल ही नहीं होता था, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता था। आज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होने से वो इस एक एग्जाम से पूरे दिल्ली भारत के किसी भी स्टेट में जा सकता है। अगर आप देखें पिछले साल एडमिशन जब हुआ तो 8 से 9 लाख बच्चों ने दाखिला लिया था, बाकी बच्चों ने सिर्फ स्टेट में दिया था। इस बार 12 लाख बच्चों ने एडमिशन टेस्ट दिया है। ठीक, तो आप ये देखिए कि इस नीट एग्जामिनेशन से बेहतरी हुई है। हम 261 पे शुरू के 15% के लिए जरूर आए हैं, मगर स्टेट का तो उसका फर्स्ट रैंक फर्स्ट ही रहा ना। चलिए ठीक है। राजलक्ष्मी, आप सहमत हैं जो डॉक्टर राकेश कह रहे हैं? नहीं, आप देखिए, अगर कोई स्टूडेंट किसी और स्टेट से अगर क्वालिफाई करता है तो उसको तमिलनाडु या जो बंगाल की स्टेट उसको डिनाई नहीं कर सकती एडमिशन की, अगर वो क्वालिफाई करता है
तो ऑब्वियसली तो जो उस स्टेट के जो बच्चे हैं जिनको एक डिसएडवांटेज, कंपैरेटिव डिसएडवांटेज हुआ है सीबीएसई, क्योंकि नीट सीबीएसई के पैटर्न पर जो निर्धारित की गई, तो वो अगर ये कहा जाए कि इस साल थोड़ी सी दिक्कत हुई है, अरे आप तो बच्चों के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, वो इस साल जो हुआ है उसकी खामी कौन भरेगा, है ना। तो ये एक छोटा सवाल नहीं है जिसको हम इजीली जो है डिसमिस कर सकते हैं। ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, और क्योंकि वर्नाकुलर में लोग बातचीत करते हैं, लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, और वो स्कूल में जो है पढ़ाया भी जाता है ना। हम लोग यहाँ बैठे हुए क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं और जो अंग्रेज़ी भी बोलते हैं, तो एक जो एंग्लो हिंदी बायस जिसको जो कहते हैं वो है। ठीक, तो हाँ। राजेंद्र अग्रवाल साहब, अभी आपने सुना श्रीनिवासन साहब की भी बात सुनी, डॉक्टर साहब और टी.के. राजलक्ष्मी ने, क्या सबकी बातों में सत्यांश है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी बातों में कुछ तथ्य न हो, सबकी बातों में तथ्य है। मैं ये मानता हूँ कि जब भी ट्रांजिशन पीरियड जब होता है तो इस प्रकार की तकलीफ आती है। आप खूब प्लानिंग कर लीजिए, खूब आप जो है योजना बना करके पूरा इंतजाम भी करिए, लेकिन व्हेन यू विल स्टार्ट, थिंग्स विल स्टार्ट ओनली देन। आप अगले साल करते तो तब शुरू होती बातचीत। मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है कुछ तैयारियों में कमी रह गई हो। मैं तो शुरू में ही कहा कि जब जावड़ेकर जी इस बात को कह रहे हैं तो वो है, लोगों ने आपत्ति उठाई, उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि हम आगे से ठीक करेंगे। तो कुछ ना कुछ परेशानी तो थी, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि सारी ऑब्जर्वेशन के बावजूद जो इंटेंशन था या इंटेंशन है वो बच्चों को एक बेहतर पूरा सिस्टम प्रदान करना है और बच्चों को बेहतर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है जी। और मैं फिर उसी बात को दोहराना चाहता हूँ, ट्रांजिशन पीरियड में ये तकलीफें आएंगी। ठीक है, लेकिन राजेंद्र साहब एक चीज़ मेरा जावड़ेकर साहब का ही बयान है, अभी तो हम नीट की बात कर रहे हैं, अब कल को इंजीनियरिंग की बात होगी। इंजीनियरिंग के बारे में उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र एक परीक्षा के बारे में अभी हमने कोई फैसला नहीं किया है, इस पर अभी चर्चा की जा रही है। तो आप इस तरह से डिबेट डिस्कशन करते रहेंगे, और जैसा राजलक्ष्मी कह रही थी कि लाखों बच्चों का भविष्य तो फिर बिगड़ जाएगा ना इस बीच में। नहीं, मैं समझता हूँ कि उनके भी ध्यान में सारी बातें हैं, और नीट के एग्जामिनेशन का जो अनुभव आया है मंत्रालय को आया है या प्रदेश की सरकारों को आया है या स्टूडेंट्स को और गार्जियंस को आया है, वो इनपुट ले रहे होंगे, लेना चाहिए उनको, और लेकर के जो भी एक सबसे राय मशवरा करके जो फैसला वो करना चाहिए उनको, और वो करेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है कि ही सेंसिटिव एनफ टू एवरी इशू, और इसमें मुझे इस भरोसे के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि चीजें क्रमशः सुधरेंगी। डॉक्टर पुनीत मिश्रा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया है, और जैसा कि बताया कि कुछ बच्चों की आपने भी एग्जाम्पल दिया तमिलनाडु का, कि जिसका 261 रैंक है, वो सबसे पहला तमिलनाडु से बच्चा है। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने भी एक्सप्लेन किया, उसका स्टेट में तो पहला रैंक है ना, कहाँ पे दिक्कत आई है? अगर आपके किसी स्टेट की, सपोज ये पहला साल है, अगर दूसरा साल, अगर इस साल किसी स्टेट की मेरिट कम आई है, उनका बच्चा 261 है, 800 है, तो उसकी जो स्टेट की 85% सीटें हैं उसमें तो वो नंबर 1, नंबर 2 या कहीं जा ही रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें स्टेट में किसी भी तरीके से नुकसान हुआ अगर किसी स्टेट की ओवरऑल मेरिट नीचे जा रही है। और जहाँ तक ये जैसे अभी हमारे माननीय संसद सदस्य साहब बता रहे थे कि हमेशा किसी भी चीज़ में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है, लोगों के सुझाव है उसके ऊपर गौर करके हमारे माननीय मंत्री जी जावेदकर साहब ने भी बोला हुआ है, सुधार करके उसको मांगे लाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट जो है, दो चीज़ें हैं, एक कॉन्सेप्ट, अगर आप कॉन्सेप्ट व्यक्त करेंगे बहुत अच्छा है, आप कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, सुधार की गुंजाइश है, हम उसको मानने को तैयार हैं, जहाँ ज़रूरत होगी ज़रूर सुधार करेंगे और आने वाले सालों में शायद इसे फुल प्रूफ बनाएंगे। ठीक, श्रीनिवासन साहब, बहुत संक्षेप में, वक्त कम है, आपकी आखिरी टिप्पणी कि इसको बेहतर करने के लिए और क्या कुछ किया जाना चाहिए? जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये पूरी तरह से ठीक से सोच के किया जाना चाहिए था। अब उम्मीद करते हैं कि अगली बार इसको ध्यान रख के करेंगे। मगर ये जो इस सरकार का एक जो यूनिफॉर्मिटी वाला मामला है, ये तो समझ में आता है कि स्टैंडर्ड्स बराबर करने के लिए यूनिफॉर्मिटी चाहती है, मगर यूनिफॉर्मिटी इस देश में जहाँ पर पढ़ाई की जो लैंग्वेजेस में अलग अलग जो करिकुलम में जिस तरह से पढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर जिस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, वो अलग अलग होंगे अलग अलग स्टेट में। तो ये इस सब को ध्यान रख के क्या करना होगा, ठीक, इसके लिए मेरे को लगता है और ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीनिवासन साहब, टी.के. राजलक्ष्मी, डॉक्टर राकेश कुमार गुप्ता, डॉक्टर पुनीत मिश्रा और राजेंद्र अग्रवाल जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले साल जब नीट की परीक्षा होगी तो वो पूरी तरह से फूल प्रूफ होगी और उससे किसी बच्चे का भविष्य ख़राब ना हो। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।